हेलो नमस्कार बेटा। देखिए, अब हम ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर लाइट। तो अब लाइट चैप्टर के बारे में स्टार्ट करने से पहले आपको इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए। पहली चीज़ तो आपको ये पता होगा कि लाइट से हम पूरे यूनिवर्स को देख पा रहे हैं। अगर ये लाइट ना हो तो एवरीथिंग विल गेट डिसअपेयर, राइट। तो जो भी हमारे सामने है और जिसको आप देख रहे हो वो ओनली बिकॉज ऑफ लाइट, ठीक है। और लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए। ये आपको पता है कि सन से लाइट अपने अर्थ तक आ रही है और बीच में कुछ भी नहीं है, स्पेस, ओनली स्पेस। स्पेस मीन्स एम्प्टी। देन ऑल्सो लाइट ट्रेवल फ्रॉम सन टू द अर्थ डायरेक्टली, राइट। तो जब कहीं मीडियम नहीं है तब लाइट ट्रेवल कर सकती है। तो क्या वो मीडियम में भी ट्रेवल कर सकती है? यस, वो मीडियम में भी ट्रेवल कर सकती है। तो मीडियम इज द डिस्टरबेंस फॉर द लाइट। क्या मैंने क्या बोला? मीडियम लाइट के लिए डिस्टरबेंस है। और विदाउट मीडियम वो बिना किसी रुकावट, किसी भी दिक्कत के अपनी फुल स्पीड में चलती है, राइट। वो जब किसी मीडियम में आएगी, फॉर एग्जांपल एयर, थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगी। और फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पर रिफ्रैक्शन। फिर हम देखेंगे वो आई वाटर के अंदर। जैसे वो वाटर में आएगी उसकी स्पीड और कम, ग्लास में आएगी और कम, डायमंड में आएगी और कम। तो यही हमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो लाइट की इस चैप्टर में पढ़नी है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से, राइट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। तो बेटा सबसे पहले आप अपनी नोटबुक निकाल लो और सारी चीज़ों को नोट करते हो जाओ। ऐसा मत सोचना कि बिना नोट किए मेरे को सब आ जाएगा, ना ना, ऐसे नहीं होता। फर्स्ट, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। विच गिव अस द सेंसेशन टू सी ऑब्जेक्ट, ठीक है। विच हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स इन आवर सराउंडिंग, राइट। तो ये तो हमें मालूम है। अब सेकंड पॉइंट की बात करें तो लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं इट शो रेक्टिलिनियर रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन मींस स्ट्रेट लाइन, ओके। वो हमेशा कैसे ट्रेवल करती है बच्चे? स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट हुआ। अब हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं कि अब ये जो लाइट है इसको मीडियम नहीं चाहिए। तो जिसको मीडियम नहीं चाहिए ऐसी वेव को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और जिसको मीडियम चाहिए वो हमने पढ़ा था, इट इज अ मैकेनिकल वेव, रिमेंबर? ठीक है, तो लिखिए इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। डू नॉट रिक्वायर मीडियम, डू नॉट रिक्वायर मीडियम। इसको मीडियम नहीं चाहिए, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट की बात करें, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में मैक्सिमम होती है, ठीक है। इन वैक्यूम, इन वैक्यूम स्पीड ऑफ लाइट, जिसको हम डिनोट करते हैं सी से, वो होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इतनी लाइट की स्पीड है और ये मैक्सिमम स्पीड है। अगर ये लाइट और किसी मीडियम में आएगी तो इससे कम होगी, इससे ज़्यादा कभी नहीं होगी, ठीक है। ओके, वी कैन कैलकुलेट द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी। अब हम इसमें सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वेव है और ये पार्टिकल भी है। तो फिफ्थ पॉइंट आई एम राइटिंग, इट शो डुअल नेचर। लाइट हमें डुअल नेचर दिखाती है। डुअल नेचर मींस पार्टिकल प्लस वेव, ये दोनों चीजें दिखाती है। तो इस चीज के ऊपर काफी दिक्कतें पैदा हुई। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला कि मत लड़ो मत लड़ो, ये पार्टिकल भी है ये वेव भी है, ये एक चीज नहीं है, दोनों है। पार्टिकल मींस
it act sorry these energies travel in the form of photons, स्मॉल पैकेट्स। अगर ये स्मॉल पैकेट में ट्रेवल करती है तो हम इसको फोटोन कहते हैं। अगर ये किसी मीडियम में आती है उसके बाद ये वेव नेचर दिखाना स्टार्ट करती है। तो वेव नेचर में आप आगे फर्दर पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। ये दो प्रॉपर्टीज हैं जो वेव दिखा सकती है, वो कभी भी कोई पार्टिकल नहीं दिखा सकता। तो लाइट वो चीजें भी दिखाती है, तो ये वेव भी है और ये पार्टिकल भी है। गॉट इट? चलो आगे आते हैं। अब देखिए बेटा, अपन ने 5 पॉइंट्स कर लिए हैं। अगर हम 6 पॉइंट की बात करें तो हमें जो कलर दिख रहे हैं, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द लाइट। लाइट जब किसी पर फॉल होगी तो वो लाइट उस ऑब्जेक्ट से टकराकर रिफ्लेक्ट बैक होती है। अब रिफ्लेक्ट बैक होने पर कौन सी वेवलेंथ हमारे आईज तक पहुंचेगी, उससे हमें मालूम पड़ता है उसका कलर क्या है। ठीक है, तो वी सी द कलर्स ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट। इसके बाद एक और चीज, अगर कहीं लाइट ना हो तो क्या होगा? अंधेरा। तो अंधेरा क्या है? एब्सेंस ऑफ लाइट, राइट। तो हम लिख रहे हैं एब्सेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड डार्कनेस, राइट। उसको हम क्या कहते हैं? डार्कनेस। एंड दिस प्रॉपर्टी हेल्प टू फॉर्म शैडो, राइट। इसी से तो हमारी परछाई बनती है। अगर तुम किसी लाइट कहीं से आ रही है, जैसे इधर से आ रही है, और मैं यहाँ खड़ा हो जाऊं तो मेरी शैडो इस साइड बनना स्टार्ट हो जाएगी, राइट। तो मैंने क्या किया? मैंने लाइट के पाथ को ब्लॉक किया। ओके, तो ये चीज हमें समझ में आ गई कि रिफ्लेक्शन से हमें ये सारी चीजें दिख रही हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, अब रिफ्लेक्शन आपको मालूम है, जब कभी भी कोई चीज किसी से टकराए और टकराने के बाद वो बाउंस बैक हो जाए, तो दैट इज रिफ्लेक्शन। तो हम लिख सकते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग विद एनी सरफेस। ठीक है, किसी भी सरफेस से जब लाइट टकराए और वो वापस आए, तब रिफ्लेक्शन है। अब आप बोलोगे भैया ये एयर से टकराएगी तब भी वापस आएगी, तो मैंने कहा टकराकर वापस आना, उसमें जाना रिफ्लेक्शन नहीं है। टकराकर वापस आना, सरफेस कैसा भी हो, अगर वो बाउंस बैक हो रही है तो वो रिफ्लेक्शन है। गॉट इट? और रिफ्लेक्शन के कुछ रूल्स हैं, है ना, तो उस रूल्स की भी बात करते हैं। उससे पहले हम टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन पर फोकस करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ये तो अपने नॉलेज में रखिए, मैं इसकी डेफिनेशन नहीं लिखवाने वाला, थोड़ा अजीब सा लगेगा आपको, क्योंकि हम बचपन में कई बार पढ़ चुके हैं। इफ यू टेक अ स्मूथ सरफेस, राइट, अभी एक स्मूथ सरफेस है और कहीं से लाइट आई, राइट, एक नहीं एक से ज्यादा, तो एक से ज्यादा पैरेलल रेज आए तो हम उनको कहते हैं बीम ऑफ रेज। और ये बीम ऑफ रेज जब किसी स्मूथ सरफेस से टकराएंगे तो टकराने के बाद वो पैरेलल ही जाएंगे। अगर इस तरीके का हमें कुछ दिख रहा है तो वी विल से इट इज अ रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन का मीन्स क्या हुआ कि भैया कोई भी जो चीज जिस एंगल से आ रही है, टकराने के बाद और दूसरी रेस के पैरेलल ही चले जाए सेम एंगल बनाकर, राइट, तो हम उसको क्या कहेंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब हम बात करते हैं व्हाट इज इररेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, आ जाइए, इररेगुलर रिफ्लेक्शन। इफ यू टेक अ रफ सरफेस, ठीक है, अगर कोई रफ सरफेस है और रफ सरफेस पे पैरेलल रेज आए और वो फॉल हुए, राइट,
पैरेलल रेज मीन्स बीम। और टकराने के बाद कोई ऐसे चले गया, कोई ऐसा चले गया, कोई ऐसा चले गया, ठीक है। स्ट्रेट नहीं है रेस, बट स्ट्रेट होनी चाहिए, राइट। स्ट्रेट होना ज़रूरी है, मगर मैंने स्ट्रेट नहीं की है तो ये तो गलत बात है, क्योंकि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन में ही जाएगी। अब इसको हम बोलेंगे इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो मैं एक बार इनकी चीज़ें बता दूं, जैसे अगर आप अपनी खुद की इमेज बनाना चाहते हैं तो वो इर्रेगुलर सरफेस पे नहीं बन सकती। अभी आप मेरे को बोलें कि भैया ये जो मेरे पास बोर्ड है, क्या इस पे आपकी इमेज बन सकती है? नहीं बन सकती। रीजन, इट इज़ अ रफ सरफेस। बिकॉज अगर मेरे बॉडी से जो भी रेस टकराकर उस सरफेस पे गिरेंगे, वो टकराकर डायरेक्टली मेरे आईज में नहीं आएंगे। अगर वो टकराकर डायरेक्टली मेरे आईज में आ जाए तो मैं अपनी इमेज उधर देख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मिरर, मिरर हमेशा क्या होता है? प्लेन। पीछे से पॉलिश करते हैं उसको, किस कलर से? सिल्वर से। रीजन, सिल्वर इज द मोस्ट रिफ्लेक्टिंग कलर। वो हर चीज को रिफ्लेक्ट बैक कर सकता है, ठीक है, हर चीज को रिफ्लेक्ट बैक कर सकता है। चलो टाइम मशीन बनाते हैं इसी से लेकर फिर, है ना, जस्ट किडिंग। आइए अब यहां पर हम इसको क्या बोलेंगे? इररेगुलर रिफ्लेक्शन, इररेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इमेज किस में बनेगी बेटा? अपने रेगुलर रिफ्लेक्शन में, इररेगुलर में कभी नहीं बनेगी। ओके। अगर आप देखिए अपने कार है, कार में एकदम आपने साफ कर रखी है कार, तो उसी में आपको खुद की इमेज दिख जाती है, राइट, क्योंकि वो प्लेन सरफेस है और प्लेन में हमेशा हमें ये चीजें देखने के लिए मिल जाती है। गॉट इट? ठीक है, आगे। अब बेटा हम बात करते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। तो आपको मालूम है कि आप हर क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि देर आर टू टाइप्स ऑफ लॉज इन द रिफ्लेक्शन, राइट। तो फटाफट इसको लिख लेते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए ये लॉज हमें क्यों पढ़ाई जाती है, क्योंकि हम कंफ्यूज ना हो जाएं कि भैया रिफ्लेक्शन एक्चुअली है क्या, हम किसी दूसरी चीज़ को रिफ्लेक्शन ना मानने लगे। ये दोनों चीज़ें हर जगह सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अगर ये उससे मैच कर रही है तो वो रिफ्लेक्शन है, अदरवाइज वो रिफ्लेक्शन नहीं। पहला, तो फर्स्ट पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले मैं इसका डायग्राम ज़रूर ड्रॉ करता हूँ जिससे आप इसको रिलेट कर पाएँ। इफ़ वी टेक अ प्लेन सरफेस और यहाँ पर कोई भी इंसिडेंट रे आई, राइट, और वो रिफ्लेक्ट हो गई। अगर मैं यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करूँ, आप जानते हैं व्हाट इज नॉर्मल? एन इमेजिनरी लाइन विच इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, राइट। तो जैसे यहाँ से रे आई, अब ये जो मेरा पेन है, ये पेन आपको दिख रहा है, ये मेरे हाथ से 90 डिग्री पे है। अगर ये हाथ ऐसा हो तब ये ऐसा होगा, समझ रहे? अगर ये ऐसा है तो नॉर्मल ऐसा होगा। नॉर्मल हमेशा जमीन के परपेंडिकुलर नहीं, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अगर आपको कंफ्यूजन है कि भैया मेरे को नॉर्मल कैसे ड्रॉ करना है, तो अपने हाथ को मानिए प्लेन सरफेस और पेन को बीच में डालिए और जैसा सरफेस है वैसे अपने हाथ को अरेंज करिए और जहां पर आपका पेन जाएगा डेट इज नॉर्मल, ठीक है। अब हम बात करते हैं, दिस एंगल इज इंसिडेंट एंगल एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड एंगल। और ये हमें मालूम है कि दोनों एंगल हमेशा बराबर होते हैं, तो इस चीज़ को हमें लिखना होगा। अब चलिए लिखते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब मेरा एक क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होगा कि रफ सरफेस पे भी ये एंगल इक्वल रहेंगे? यस, रफ में भी रहेंगे। फिर आप बोलोगे कि वो टेढ़े मेढ़े क्यों चले गए? वो टेढ़े मेढ़े इसलिए चले गए भैया, सरफेस टेढ़ा था ना, तो एंगल तो एंगल आई और एंगल आर तो इक्वल ही रहने वाला है, राइट। नाउ सेकंड, इंसिडेंट, इंसिडेंट रे कौन सी है? ये वाली। रिफ्लेक्टेड रे, दिस वन। दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज प्लेन। अब ये प्लेन है, राइट। अब ये प्लेन है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं बेटा, इस वाले पॉइंट की, इस वाले पॉइंट की, इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो मैं इस वर्ड को यूज करने वाला हूं इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो
हम बोलेंगे इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे and normal lie on the same point of incidence, same point of incidence on same plane, right? एक ही प्लेन है, उसी प्लेन पर एक पॉइंट है जिसको हमने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोला, उसी पॉइंट पर ये तीनों एक जगह पर मीट करेंगे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। ठीक है, तो ये हो गए रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज हो गए, सॉरी। अब हम फर्स्ट वाले से हम एक चीज कह सकते हैं, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। ठीक है, आपको आई और आर तो मालूम पड़ गया। अब इस वाले एंगल को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बेटा एंगल ऑफ ग्लैंस। ये अपने कोर्स में नहीं है, फिर भी अपन लिख लेते हैं, नॉलेज तो पूरी लेनी चाहिए। एंगल ऑफ ग्लैंस, राइट, इसको कहेंगे एंगल ऑफ ग्लैंस। ओके, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। अब देखिए बेटा, अपन ने रिफ्लेक्शन पढ़ लिया। अब रिफ्लेक्शन से हम और चीजें देखें कि किस किस चीज में हमें कैसा कैसा रिफ्लेक्शन दिख सकता है। तो फर्स्ट हम आते हैं इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। राइट द हेडिंग, इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर में कैसी इमेज बनेगी इसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक प्लेन मिरर है, राइट। प्लेन कहीं से दिख नहीं रहा, मगर फिर भी प्लेन मानिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ज़रा मुश्किल से खींच रही है इसमें। हमने इसको पीछे से पेंट कर दिया। बेटा अगर आप लेफ्ट साइड से पेंट कर रहे हैं तो ये गलत माना जाएगा। ठीक है, तो पहली चीज़ देखिए, ऑलवेज पेंट फ्रॉम द राइट साइड। अपना जो भी आपका राइट हैंड है वहाँ से देखिए, वहाँ पर आप हमेशा पेंट करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको रब करके दोबारा आपको फिर से ड्रॉ करके दिखाऊंगा। तो ड्रॉ करने का तरीका यही होना चाहिए, जब भी आप पेंट करेंगे तो कहाँ से होना चाहिए? राइट साइड। ठीक है, नाउ अब मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लूँ और इस ऑब्जेक्ट को इस प्लेन मिरर के साइड में खड़ा कर दें, जैसे ये रहा। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया। अब ये एरो क्या बता रहा है? ऑब्जेक्ट का हेड ऊपर है, और जहाँ एरो नहीं है मीन्स वो उसके पैर हैं, लेग। ओके, तो अब आपको मालूम है जब भी रे आती है तो रे कैसे आ सकती है? अगर रे सीधी आएगी तो बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है इस टाइम? 0। 90 मत बोलना। एंगल हमेशा कहाँ से कंपेयर करते हैं? नॉर्मल से, नॉट फ्रॉम द सरफेस। तो एंगल आई इज 0, तो एंगल आर विल बी 0, तो इट विल फॉलो द सेम पाथ। वो सेम पाथ फॉलो करेगी और रिफ्लेक्ट बैक होगी। गॉट इट? ओके। सेकंड, अगर रे यहां से निकली, ऐसे गई और वो टकराकर ऐसे चली गई। ठीक है, अब रे ऐसे गई और ऐसे आई, रिफ्लेक्ट बैक होके आएगी। बिल्कुल, अगर हम यहाँ से नॉर्मल देखें, एंगल आर और एंगल आर बराबर होना चाहिए, राइट। लेकिन अगर कोई यहाँ से इसको देखे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपकी आईज है और आप यहाँ से इसको देख रहे हैं, आपको क्या लगेगा? रे तो कहीं पीछे से आ रही है, राइट। आपको क्या लगेगा? रे तो कहीं पीछे से आ रही है। और यहां से अगर हम देखें, इस वाले पॉइंट से अगर हम देखें, तो हमें लगेगा ये वाली रे कहीं इधर पीछे से आ रही है। गेटिंग माई पॉइंट बेटा? है ना, ऐसा लगेगा ये कहीं पीछे से आ रही है। आप देखिए, एक चिड़िया है, बंदर है, कि उसको मिरर के सामने बिठा दीजिए, वो उस मिरर में मार मार के उसको तोड़ सकते हैं। रीजन, उनको लगता है कोई चीज अंदर है ना। आप अपनी बात मत करिए, आपको बचपन से ट्रेन किया गया है, इट इज अ मिरर एंड दिस इज योर इमेज। इफ यू लिफ्ट योर राइट हैंड, इट विल लिफ्ट द लेफ्ट हैंड। आपको मालूम है, ये सारी चीज हमें मालूम है, ये बंदर को नहीं मालूम, चिड़िया को नहीं पता, है ना। हम ट्रेंड हैं, तो हमें क्या लगता है कि हमारी इमेज जो है वो अंदर बन रही है, राइट। तो हमारी इमेज अंदर बनती हुई नजर आएगी। गेटिंग माई पॉइंट? तो हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ए, head of the object is A and leg is B, head of the image is A dash
and leg is B dash. Getting my point? And the distance of object from the mirror is u. U means object distance, and this distance from the mirror is v. V means image distance, and the height of the object is h, and height of the image is h dash. Okay, now we will write some points here. You you will have, also have to write कि u is always equal to v only in the case of plane mirror. फिर से बोल रहा हूं, only in the case of plane mirror. आप इसको हर जगह नहीं लगा सकते. Object distance is always equal to image distance. First point this. Second point is height of the object is equal to height of the image h dash. ये भी हर जगह नहीं लगा सकते. मेरी बात समझ रहे हैं? हम प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं. Height of the object is equal to the height of the image. And the third point, the image is formed inside the mirror and rays do not meet after the reflection, but it is appear to meet, right? तो ऐसी चीज को हम बोलते हैं वर्चुअल. वर्चुअल का मतलब मिरर के अंदर बन रही है. एंड इरेक्ट का मतलब उसका सर ऊपर है ना? जैसे यहाँ पर ए एंड इट इज ए डैश, तो हेड इज अप, सो इट इज इरेक्ट. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्चुअल? वर्चुअल मीन्स आफ्टर रिफ्लेक्शन द रे गोज ओवर दिस साइड एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज ओवर दिस साइड, बट दे डू नॉट मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, है ना? ये रिफ्लेक्शन के बाद मीट नहीं करेंगे, तो इट अपेयर्स टू मीट इन द बैक साइड ऑफ द मिरर, सो इट इज वर्चुअल. वर्चुअल का मतलब समझे? व्हेन रेज डू नॉट मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन बट दे अपियर्स टू मीट, ऐसा लगता है ना? दैट इज वर्चुअल. अब जैसे एक और पॉइंट देखें हम, फोर्थ पॉइंट, द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड. तो मैं लिखूंगा यहां पर लेटरल इन्वर्जन. Lateral inversion means right portion of the object appears left and left appears right in the mirror. ठीक है? So this is only because of lateral inversion, और ये मिरर में हमेशा देखने के लिए हमें मिलता है. That's why ambulance written laterally inverted on the vehicle, ताकि जो आगे जो चला रहा है वो अपने साइड मिरर, रियर व्यू मिरर में देखे तो उसको पता चल जाए कि भैया पीछे से एम्बुलेंस आ रही है. लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है ना? आजकल इंसान समझदार है, वो साउंड से ही पहचान लेता है कि कौन सा पुलिस का सायरन है, कौन सा एम्बुलेंस का है. बट ऐसा था जब हमने स्टार्ट किया तो ये सारी चीज़ें सोची थी और ये बहुत काम में आई हमारे. ठीक है, फिर वो धीरे धीरे करके लोग ट्रेंड हो गए, फिर हमने उसको कम कर दिया. ओके, नाउ इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर इज डन. तो अब हम आ रहे हैं स्पेरिकल मिरर. गॉट इट? तो चलिए आते हैं बेटा. अब हम नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं स्पेरिकल मिरर. ओके, अब स्पेरिकल मिरर हमें बनाने के लिए एक हॉलो स्फीयर लेना होगा, और वो ग्लास का ही ले तो ज़्यादा अच्छा है. ठीक है, एक हॉलो स्फीयर लिया, हॉलो स्फीयर. ठीक है, हॉलो स्फीयर लिया अपन ने. हॉलो मतलब अंदर से खाली, और हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर ली, ये अपने दिमाग में. ओके, और हमने इसको क्या किया, इसको हमने बीच में से कट कर दिया, यहाँ से कट कर दिया, राइट? इसको कट करते ही हमें हुआ क्या, एक तो हमें ये पोर्शन मिला और एक हमें ये पोर्शन मिला. ठीक है, और ये बीच की जो लाइन थी वो दोनों में कॉमन थी, तो इसको तो हम ड्रॉ करेंगे. ओके, अब नाउ द पॉइंट, ये जो पूरा ये जो हाइट है ना, जैसे यहाँ पर ये इसका डायामीटर है, इसको हम बोलते हैं बेटा अपर्चर. ठीक है, अपर्चर लेंथ. तो ये जो है, इसका अगर जो टोटल लेंथ आपको मिल जाए तो आप इसका सेंटर पता करिए. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये 10 सेंटीमीटर का इसका डायामीटर है, तो उसका सेंटर कहाँ होगा? 5 मीटर पे, राइट? तो 5 पर अगर हम इस पे आए 5 पॉइंट पर, तो वही पॉइंट अगर हम यहाँ पर लगा दें, ठीक है, लगा दें, तो हम इसको एक नाम दे सकते हैं, पी. पी मीन्स
पोल, ठीक है। द सेंटर ऑफ द स्पेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस lie on its surface, that is principal pole, ओके। क्या बोलेंगे इसको? प्रिंसिपल पोल। अब बेटा हमें इसको पेंट तो किया ही नहीं, हमें पेंट भी करना था, तो पेंट हमेशा कहाँ से करते हैं? राइट साइड से, ठीक है। और इसको भी पेंट कहाँ से करेंगे? राइट साइड से। पेंट करना तो जरूरी है, अदरवाइज ये ग्लास ही रह जाएगा, मिरर बनेगा नहीं। तो हमने इसको जो पेंट किया राइट साइड से, तो इसका आउटर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग और इसका इनर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग। अगर जिसका आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है दैट इज कॉन्वेक्स मिरर, और जिसका इनर है दैट इज कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब कॉनकेव मिरर, तो चम्मच के आप जिस साइड से खाते हैं दैट इज कॉनकेव, ठीक है। चम्मच के जिस साइड से खाते हैं, जैसे ये मेरा हाथ, ये वाला पोर्शन कॉनकेव और ये वाला पोर्शन कॉन्वेक्स, ओके, ठीक है। अगर मैं यहाँ से एक पैरेलल रे लेकर आऊँ, पैरेलल रे टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, अभी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रे लेकर आएंगे। उससे पहले एक और चीज बताना भूल गया मैं आपको कि दिस पेयर हैव सम सेंटर, राइट, एंड दिस सेंटर इज डिनोटेड विद सी। तो इसको हम सी से लिखेंगे बेटा, किससे लिखेंगे? सी से। तो इसका सेंटर जैसे यहाँ पर है और इसका सेंटर कहाँ पर है? यहाँ पर है। एक चीज ध्यान रखिए, एक का सेंटर राइट में है, एक का सेंटर लेफ्ट में है। लेफ्ट में किसका है? कॉनकेव का, राइट। द पैरेलल रे, अब हम पैरेलल रे की बात कर रहे थे। आफ्टर रिफ्लेक्शन, after reflection it passed through the point on the principal axis that is called focus, and it appears to pass through a principal axis that is focus। तो पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस से कहीं से भी ड्रॉ हो और वो सॉरी, पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस से कहीं भी ड्रॉ हो, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट एक्चुअली पास और अपेयर्स टू पास, एक्चुअली पास या अपेयर्स टू पास थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। उस प्रिंसिपल एक्सिस के किसी ना किसी पॉइंट से वो गुजरेगा या गुजरता हुआ नजर आएगा, वही फोकस होता है। अब यहां से मैं एक सवाल पूछूं, व्हाट इज द फोकस, नहीं, वेयर इज द फोकस ऑफ द प्लेन मिरर? नाउ दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। इसका आंसर मैं नहीं बता रहा, आप सर्च करिएगा, ठीक है। सर्च करिएगा, दिमाग लगाओ। सर्च क्यों करना है? सर्च से तो सब मिल जाता है, दिमाग तो लगाना पड़ता है। नाउ डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ इज स्मॉल एफ, small f is focal length, and the distance between P to C, that is capital R, that is capital R, and capital R is radius of curvature, ठीक है। radius, जैसे for example this pair center is C, so this is called radius, इसको radius ही तो कहोगे, है ना। this is radius of curvature। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस का तो हमने डिस्कशन किया ही नहीं। तो प्रिंसिपल एक्सिस इज ए द इमेजिनरी लाइन विच कनेक्ट पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो पोल और सेंटर कर्वेचर दोनों को कनेक्ट करे, वो इमेजिनरी लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब इसको ड्रॉ क्यों करते हैं? एक्चुअली हमें बहुत सारी कैलकुलेशन करनी है। अगर कैलकुलेशन करनी है तो किसी ना किसी चीज को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, ठीक है। बिना कांस्टेंट रखे हम किसी चीज को कैलकुलेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल क्लास में एक ही बच्चा है और उसके 76 मार्क्स आए हमारे साइंस में, तो 76 मार्क्स, अब वो फर्स्ट आया सेकंड आया, आप बता ही नहीं सकते। आपको कोई दूसरा बच्चा लाना होगा जिससे आप कंपेयर करें, राइट। तो इस दुनिया में सिर्फ कंपैरिजन है, तो हमें कंपैरिजन के लिए कोई ना कोई इमेजिनरी लाइन चाहिए, एंड दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। इसके अकॉर्डिंग अब हम देखेंगे कि रिफ्लेक्शन किस तरीके का है। तो आ जाइए बेटा, अब हम कुछ रूल्स देखते हैं। तो रूल्स पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करें कॉनकेव मिरर की, और दूसरी साइड बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, ठीक है। दोनों को साथ में लेके चलते हैं और दोनों के रूल को एक साथ कवर करते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि रूल कॉमन है, दोनों को साथ में पढ़े तो ज़्यादा अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कॉनकेव का फर्स्ट केस, केस नहीं, रूल। नाउ फर्स्ट रूल फॉर दिस, ठीक है। तो बेटा इसको ड्रॉ कर रहे हैं, इसको भी शेड कर दिया, इसको भी शेड कर देते हैं, थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं और कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, ठीक है। तो नाउ देयर इज अ प्रिंसिपल एक्सिस,
प्रिंसिपल एक्सिस। देखो, इफ अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू अ पॉइंट दैट इज फोकस, ये हमें मालूम है, ठीक है। और इस केस में इफ अ रे एक्चुअली इन पास फ्रॉम द फोकस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल, ठीक है। सेम केस है ऊपर वाला और ये सेकंड वाला, तो पैरेलल है तो फोकस से आ रही है तो पैरेलल, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा दिमाग वाली बात नहीं, ये आप आसानी से समझ रहे हो। हर चीज़ को ड्रॉ करके देखिएगा, सिर्फ देखने से चीज़ें नहीं आएंगी इसमें, आप जितना ज़्यादा ड्रॉ करोगे उतना ज़्यादा आपका हाथ का परफेक्शन बैठेगा इसमें। और यहाँ पर मेरे डायग्राम साफ नहीं है क्योंकि डिजिटल है थोड़ा, आपके पास नोटबुक है और अच्छे से अच्छा ड्रॉ करिए, ठीक है। तो पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन इन द कॉन्वेक्स इट अपीयर्स टू पास फ्रॉम फोकस, राइट। अगर ये फोकस की तरफ से आ रही है, समझ रहे हैं, ये फोकस की तरफ आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल, समझ रहे हैं। तो फर्स्ट और सेकंड केस लगभग एक जैसे हैं, और कॉनकेव में भी फर्स्ट एंड सेकंड लगभग एक जैसे हैं। अब हम इसके दो केसेस और बात करें, ठीक है, दो केसेस की और बात करते हैं। बहुत अच्छे केस हैं ये, केस नहीं रूल्स हैं, इसको डिस्कस करते हैं अब। कि अगर तुम्हारी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो वो कहाँ से पास होगी, राइट। तो नाउ दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस। इफ द रे पास फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल फॉलो सेम पाथ, ठीक है, पी एफ एंड सी। अब इसमें इफ रे appears to pass through center of curvature तो it will follow the same path, ठीक है। तो देखो, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि भैया सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे एक्चुअली बार बार वहीं से जा रही है, अगर वहां से आ रही है तो एक चीज बताइए, द नॉर्मल इन द स्पेरिकल मिरर, द नॉर्मल इन द स्पेरिकल मिरर ऑलवेज पास फ्रॉम विच पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आपको खुद पता करना है। तो ये क्वेश्चन आप पता करोगे तो आपको कुछ थर्ड रूल का आंसर मिलेगा, तो ये आप सोचिए, ठीक है। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज कि जैसे अब फोर्थ रूल बहुत इजी है और इसको समझना भी आसान है। तो देखिए, नाउ दिस इज कॉनकेव एंड दिस इज कॉन्वेक्स, नाउ इट इज पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अगर देखिए, रे is directly fall on P pole, so it will reflect with the same angle and the angle is compared to the principal axis, okay। in this case also अगर वो P पे आ रही है तो वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक होगी, यहाँ से जो एंगल देखा जाएगा वो प्रिंसिपल एक्सिस से ही देखा जाएगा, ओके। तो ये हो गए हमारे 4 रूल्स। अब इन 4 रूल्स से हम क्या कर सकते हैं, इमेज फॉर्मेशन पे आ सकते हैं। अब आइए, इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो फर्स्ट आते हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ठीक है। अब हमें एक एक करके उसकी पोजीशन बदलनी है। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तब हमें इमेज कहाँ दिखेगी, ठीक है। आइए साथ में ड्रॉ करते रहिएगा, पेंट किया, थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। जितना अच्छा डायग्राम होगा उतना आपको संतुष्टि रहेगी कि भैया नॉलेज सही मिल रही है हमें। तो ये हुआ पोल, फोकस। देखो, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस बराबर रहना चाहिए। आपको ये पता होगा r इज इक्वल्स टू 2f, रेडियस ऑफ कर्वेचर डबल होता है फोकल लेंथ के, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ऑब्जेक्ट कहाँ है बेटा, ऑब्जेक्ट हमने एज्यूम किया है इन्फिनिटी पे, कहीं इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी से अब रे आने वाली है, राइट। अब इन्फिनिटी से रे आएगी तो कैसे आएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कैसे आएगी, पैरेलल। एंड
फर्स्ट रूल हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर रे पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल अपीयर, सॉरी, एक्चुअली पास फ्रॉम द फोकस, ठीक है, एक्चुअली पास, तो वो फोकस से पास होती हुई नजर आएगी। अब जब भी हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हमें कुछ 3 चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। फर्स्ट है साइज, पोजीशन एंड नेचर, ठीक है, नेचर। नेचर, एक मेरा बहुत पुराना स्टूडेंट था, वो नेचर को नटूरे कहता था, नटूरे। तो ये चैप्टर जब भी पढ़ाता हूँ मेरे को वो याद आता है। तो देखिए मैं इधर लिखता हूँ साइज, साइज ऑफ द इमेज इज पॉइंट। देखो हमें हमेशा साइज जो नापना है वो प्रिंसिपल एक्सिस से जितना दूर मीटिंग पॉइंट होगा, प्रिंसिपल एक्सिस से जितना दूर मीटिंग पॉइंट होगा वो उस ऑब्जेक्ट की हाइट होगी, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर तो मीटिंग पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे ही है, समझ रहे हो कहाँ है, प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो हम लिखेंगे पॉइंट साइज, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट विल फॉर्म, या फिर हाईली डिमिनिस्ड। पोजीशन कहाँ है, कहाँ बन रहा है, इमेज कहाँ बन रही है, एट एफ, एंड नेचर नटूरे रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, इन्वर्टेड, ठीक है, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड मीन्स, रियल मीन्स एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, और इन्वर्टेड मीन्स जो इमेज बनेगी, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज उल्टी नजर आएगी, इन्वर्टेड। ये कॉनकेव की खासियत है। अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा और करीब लाते हैं। अब ऑब्जेक्ट को रखते हैं बियॉन्ड सी। कहाँ रखते हैं, बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हुआ है, ठीक है। अब इसकी इमेज कैसे बनेगी, इसको ड्रॉ करते हैं। आप ये मत सोचिए कि एक बार आपने ड्रॉ कर लिया तो आपको आ गया, कई बार ड्रॉ करना पड़ता है, तभी जाके दिमाग में ये चीज़ें समझ में आएंगी आपको, ठीक है। परफेक्शन लाना है तो करना होगा, और कोई भी बहाना नहीं, सिर्फ कंसंट्रेशन, मेहनत से करना है। इस दुनिया में शॉर्टकट नाम की चीज़ नहीं है। अगर कोई शॉर्टकट कह रहा है तो इसका मतलब आप बुद्धू बनने वाले हैं, है ना। किसी को ठगना है तो क्या तरीका है, उसको बोलो एक शॉर्टकट है मेरे पास, अगर वो मान गया तो गए आप, है ना, समझ गए बात को। शॉर्टकट नहीं है इस दुनिया में, अगर कोई शॉर्टकट बता रहा है तो इसका मतलब आपको धोखा मिलने वाला है, ठीक है। नाउ दिस इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। तो बियॉन्ड सी, सी के बाद में, तो फर्स्ट आई विल टेक पैरेलल रे। पैरेलल रे कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, फोकस से, ये गई फोकस से। एंड सेकंड रे, सेकंड रे कहीं से भी ले लो, आपने 4 रूल्स किए हैं, इनमें से कोई दूसरा रूल यूज करो। अब आप बोलोगे हम क्या सिर्फ 2 ही रूल यूज करें, हम 3 रूल यूज कर लें, चारों के चारों यूज कर लें, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम 2 तो करने ही हैं, ठीक है, इसलिए मैं 2 करूंगा। आपको अगर 2 से ज्यादा करने तो आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखिए, नाउ द नेक्स्ट रे आई विल टेक फ्रॉम द फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू दिस पॉइंट, ओके। वैसे गया, अब वो मीट कहाँ कर रहे हैं, मीट बेटा यहाँ कर रहे हैं, यहाँ मीट कर रहे हैं, तो इमेज बनेगी ऐसे, उल्टी बनेगी इमेज, ठीक है। एरो नीचे के साइड होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो नाउ आई विल टेक this point as A, and this point as A dash, and this is B, and this point as B dash। अब हम तीनों चीजें लिखते हैं, साइज, पोजीशन एंड नटूरे। नाउ साइज, साइज क्या है, ऑब्जेक्ट का साइज थोड़ा बड़ा है, इमेज छोटी है, तो साइज हम लिखेंगे डिमिनिस्ड। डिमिनिस्ड मतलब छोटा, ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है। पोजीशन, पोजीशन कहां पर बन रही है इमेज, बिटवीन सी एंड एफ, देखो देखो देखो, सी एंड एफ के बीच में बन रही है, देखो ना, इधर ही तो बन रही है, ठीक है। नटूरे, रियल एंड इन्वर्टेड। अब मेरे को रियल इन्वर्टेड का मतलब बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए हैं। अब थर्ड पॉइंट पे आइए, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और करीब लाते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बेटा इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि सी से जब भी रे जाती है तो वो सेम साइज की इमेज बनाता है ना। तो इस चीज को हमें समझना है, और इसको करते हैं। आइए, कॉनकेव मिरर फिर से ड्रॉ कर रहा हूं।
आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है, मेरे को लग रहा है ऐसा। अगर नहीं आ रहा तो इमेज अपने दिमाग में बनाओ कि एक्चुअली चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, गड़बड़ कहाँ हो रही है मुझसे। ठीक है, थोड़ा मैं सी को मिटा देता हूँ क्योंकि यही इमेज बनने वाली है, तो जगह होना चाहिए। सी इधर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ ज़रा दिमाग से और ध्यान से बनाइएगा क्योंकि साइज़ बराबर होना चाहिए बेटा। ठीक है, साइज़ बराबर होना चाहिए, नहीं है बराबर तो फिर से रब करके बनाना पड़ सकता है। ये ऐसे करके जाएगा। दूसरा फोकस से ले लेते हैं, दूसरा फोकस से लेते हैं। ये गई, ये गई, ये गई, ये गई, ये गई, ये लगभग। अरे फिर से बनाना पड़ेगा, नो नो नो, अच्छा नहीं लगा। फिर से एक और, यहाँ परफेक्शन रहना चाहिए बेटा। ठीक है, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ वो समझ पा रहे हैं आप। एरो बनाना मत भूलिएगा। साफ साफ आपके टीचर्स के पास सीबीएसई के इंस्ट्रक्शंस हैं, विदाउट एरो ऑन द रे यू कैन डिडक्ट हाफ मार्क्स। अगर आप एरो बनाना भूल गए तो आधा मार्क्स टीचर काटेगा। आप बोलोगे क्यों काटेगा, रूल है भैया, क्या करोगे आप, फॉलो करिए, है ना। तो हेड इज ए, सॉरी, ए नॉट ए डैश, हेयर हेड इज ए डैश एंड दिस इज बी एंड दिस इज बी डैश। बात समझ रहे हो। तो अब यहाँ पर लिखेंगे साइज पोजीशन नटूरे। साइज क्या है, सेम साइज, ओके, इक्वल साइज। एंड पोजीशन एट सी, सी पे ही ऑब्जेक्ट है, सी पे ही इमेज है। एंड नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टा बन रहा है। समझ गए बात को। अब इसके दो केसेस और हैं, दोनों केसेस को और देखते हैं। फोर्थ, ऑब्जेक्ट बिटवीन, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रख देते हैं। ठीक है, अब इसको बीच में रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। सेकंड वाले का एग्जैक्टली उल्टा केस है ये। सेकंड में हमने बियॉन्ड सी रखा था, तो इमेज जो बनी बिटवीन सी एंड एफ बनी थी। अब हम बिटवीन सी एंड एफ रख रहे हैं तो इमेज बियॉन्ड सी बनेगी। बट उस केस में हमने देखा था कि जो हमारी इमेज थी वो डिमिनिश थी, यहाँ पर एनलार्ज होगी। सारी चीज़ें मैंने बता दी, आप सोच रहे होंगे अब हम डायग्राम ही क्या देखें। देखो, पैरेलल रे ऑलवेज पास थ्रू फोकस, ठीक है, फोकस से चले गई। द अदर रे, ये गई। ठीक है, एरो बनाना नहीं भूल रहे हैं, मार्क्स कट सकते हैं। और इमेज बनी है, बड़ी बन गई। ठीक है, ऑब्जेक्ट से बड़ी है, दिख रही है आपको। दिस इज ए, दिस इज ए डैश, this is B and this is B dash. Now size, position and nature. Size is enlarged, position beyond C, ठीक है, nature real and inverted. Got it? Now fifth point, this is exactly opposite to the first one. ठीक है, फर्स्ट से एकदम उल्टा है, ऑब्जेक्ट एट F। एक्चुअली इसमें है क्या कि अगर आपने F में कोई ऑब्जेक्ट रखा है ना, मतलब फोकस पे रखा है, तो उससे जो भी रे आएगी वो पैरेलल जाएंगी। और पैरेलल रे को हम कहते हैं भैया कहीं ना कहीं तो इन्फिनिटी पे मीट करेंगी। आप कहोगे भैया इन्फिनिटी पे मीट कैसे कर जाएगी, नहीं करेगी तो इमेज थोड़ी ब्लर बनेगी, क्लियर नहीं बनेगी। अगर तुम किसी इमेज को ज़्यादा एनलार्ज कर दो तो वो कौन सी क्लियर हो जाएगी, नहीं होगी ना। तो वो एक्चुअली पैरेलल, लगभग पैरेलल होती है। ओके, ऐसा होता है ज़रा। तो नाउ दिस इज प्रिंसिपल एक्सेस, pole, focus, center of curvature and object is at F। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है हमारे पास, F पे रख दिया हमने। और F से अब हम क्या करें, रे लेके आते हैं। एक रे लेकर आते हैं, ऐसे ऐसे, एक रे ऐसे गई, फिर वो रिफ्लेक्ट बैक हो गई और C से चले गई।
ठीक है, सी से चले गई। अब आप बोलोगे सी से क्यों लेके गए, एफ से क्यों नहीं लेके गए? अरे ऑब्जेक्ट फोकस पे ही तो खड़ा हुआ है, वो फोकस से रे उसके पैरों से टकरा सकती है, तो समझदारी नहीं है कि एफ से लेकर जाऊं। अब मैं मतलब उससे दूर लेके जाना, ठीक है, उससे टकरानी नहीं चाहिए बेटा। अब यहाँ से द सेकेंड रे फॉल एट पी, फोर्थ केस यूज करें, सेम एंगल से जाएंगे और देखिए नाउ दीज टू रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, पैरेलल है ना, तो इमेज कहाँ बननी चाहिए हमारी? इमेज बनेगी अब इन्फिनिटी पे। अब लिखते हैं यहाँ पर साइज, पोजीशन एंड नटूरे। साइज इज हाईली एनलार्ज, फर्स्ट केस में क्या था? हाईली डिमिनिस्ड, यहाँ पे लिखिए हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड, ठीक है। पोजीशन एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे इमेज बन रही है। नटूरे रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, रियल इन्वर्टेड बन गए। अब इसके सिक्स्थ केस पे आते हैं। अब आप बोलेंगे कितने केस हैं, समझदार हैं आप, केस तो चाहिए बस। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ, पोल और फोकस के बीच में रख दें। अब ये केस थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इस केस को हम डेंटिस्ट मिरर में भी यूज करते हैं, ठीक है। इस केस को हम शेविंग मिरर में भी यूज करते हैं, इसको हम मेकअप में भी यूज करते हैं। क्योंकि तुम जब कॉन्केव के एकदम करीब आ जाओ, जैसे अगर आप स्पून लो, स्पून के एकदम करीब जाके देखो, आपको अपनी इमेज सीधी दिखेगी। इन 6 केसों में 5 में इन्वर्टेड है, एक में इरेक्ट है। ओके, तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, डेंटिस्ट यूज करता है इसको, क्योंकि उसको मालूम है दांत के जितना करीब मैं इस स्पून को लेकर जाऊंगा, उसके पास स्पून जैसा होता है ना स्टील का। अब वो स्टील का क्यों यूज करता है? आप बोलोगे कांच का क्यों नहीं यूज करता? आप दिमाग लगाओ, क्यों नहीं करता, मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको, खुद सोचो। अब देखिए नाउ दिस इज प्रिंसिपल एक्सेस, ठीक है। नाउ दिस इज एफ, दिस इज पी एंड दिस इज सी एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी। तो जब बेटा यहाँ से रे जाएगी, है ना, अब मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पास थ्रू सी, वो सी से गई, ठीक है, एंड अनदर रे इज लाइक दिस। नाउ दीज टू रेज आर डाइवर्जिंग टू ईच अदर, ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ये दूर जा रही हैं, तो अब ये मीट कैसे करेंगी? ये मीट करती हुई नजर आएंगी अब इस तरीके से, ऐसे पीछे की तरफ, ठीक है, ऐसे करते हुए नजर आएंगी। तो इसकी इमेज जो बनेगी वो पीछे बनेगी, और पीछे जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी, ठीक है, और बड़ी बनेगी। तो हम इसको ले लेते हैं ए, दिस वन इज ए डैश, दिस इज बी एंड दिस इज बी डैश। एंड साइज, पोजीशन एंड नटूरे, साइज, पोजीशन एंड नटूरे, साइज इज एनलार्ज्ड क्योंकि बड़ी है, जब भी तो डेंटिस्ट यूज करता है। पोजीशन बिहाइंड द मिरर, मतलब वर्चुअल इमेज बन रही है, इसलिए हमें यहाँ पे लिखना होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स के, 2 केसेस है, अब इन दोनों केसेस को डिस्कस करते हैं जरा। कॉन्वेक्स, नेक्स्ट हेडिंग, इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में जरा देखें। अब कॉन्वेक्स में 2 ही केस हैं, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में ये सारी चीजें नहीं हैं। तो फर्स्ट केस हम उठाते हैं सबसे पहले। फर्स्ट केस, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रख देते हैं, ठीक है। नाउ इट इज ओ, नाउ वी आर टेकिंग कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स ले रहे हैं बेटा, कॉन्वेक्स को तो उल्टा बनाते हैं। ऐसी गलती नहीं करना जैसी गलती अभी मैंने करी, इस गलती की माफ़ी नहीं है बोर्ड में। यहाँ पर जो मैं अभी बता रहा हूँ यहाँ पर तो माफ़ी चल जाएगी, ठीक है, तो आप नहीं गलती करना है सर। तो दिस इज पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट कहाँ है?
आपको पता है ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो आपको जो रे लेकर आनी होगी वो पैरेलल लेके आनी होगी। ठीक है, इन्फिनिटी से जब भी रे आती है तो बेटा कैसे आती है, पैरेलल आती है। आफ्टर रिफ्लेक्शन it appears to pass from F, and same case after reflection they appear to meet at F, वो F में मीट करती हुई हमें नजर आएंगी। तो यहाँ भी बेटा हमें ये सारी चीजें लिखनी है, क्या क्या, साइज, पोजीशन एंड नटूरे। तो लिखते हैं साइज, पोजीशन एंड नेचर। साइज इज हाईली डिमिनिस्ड, ठीक है, बहुत छोटा साइज बनेगा, डिमिनिस्ड। और सबसे खास बात, कॉन्वेक्स में कभी भी बड़ी इमेज नहीं बनती, इसमें मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा नहीं होता। ठीक है, अब आप बोलेंगे मैग्निफिकेशन क्या होता है, अभी पढ़ेंगे, अगर आपको पता है तो इसलिए पहले बोल दिया। पोजीशन बिहाइंड द मिरर, ठीक है, सॉरी नॉट बिहाइंड द मिरर, अब हम बोलेंगे एट एफ, नॉट नहीं, यस बिहाइंड द मिरर बट एट एफ, वो ज़्यादा अच्छा है। एंड इमेज इज वर्चुअल, क्योंकि पीछे बन रही है और वो सीधी बन रही है, एंड डायरेक्ट। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें होगी। अब इसका लास्ट केस और देखें। सेकेंड, ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट पॉइंट, ठीक है, फाइनाइट मतलब इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट डिस्टेंस, या फिर बोल दोगे नियर पोल, या फिर आप बोलोगे ऑन प्रिंसिपल एक्सेस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सेस पे रख दिया, कुछ भी कह सकते हैं आप यहाँ पर। तो अब इसके लिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये रहा अपना पेंटेड पोर्शन, एंड और ये केस बेटा काम में आएगा आपके बहुत, जैसे रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर मतलब जैसे अपनी कार है, उसके साइड में साइड मिरर जो है, आप उसमें देखते हैं, उसमें लिखा होता है कि जो आपको इमेज नज़र आ रही है वो एक्चुअल में इतना दूर नहीं है ना, द ऐसा कुछ है, द इमेज इज नियरर एज इट अपीयर, ऐसा कुछ लिखा होता है ना, कि वो पास में है, भले ही आपको दूर नज़र आ रही है, छोटी नज़र आती है ना, छोटी, कॉन्वेक्स डिमिनिश इमेज बनाता है। तो क्या करें, दिक्कत है ये थोड़ी, लेकिन फ़ायदा भी है कि ज़्यादा एरिया कवर करता है ना। मैं यहाँ पर आपको आंसर भी बता रहा हूँ इस चीज़ का, भी आगे अपन डिस्कस भी करेंगे इसको। नाउ देखिए, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से पहले तो हम सॉरी रे लेकर आते हैं, और ये रे रिफ्लेक्ट होगी और हमें लगेगा ये फोकस से आ रही है क्योंकि पैरेलल है। एंड सेकेंड रे आई और उसने सेम पाथ फॉलो किया, इसका मतलब वो कहाँ से आ रही होगी, लग रही होगी आते हुए, आ नहीं रही होगी, लग रही होगी। ठीक है, तो लग रही होगी तो उसकी इमेज कहाँ बन जाएगी, यहाँ बन जाएगी, ये रही इसकी इमेज, ये रही। अब इसको लेबल कर देते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए डैश एंड दिस इज बी डैश। जहाँ पर एरो होता है वहाँ पर ए आता है, ठीक है, और इमेज में जहाँ एरो होता है वहाँ पर ए डैश आता है। अब यहाँ पर हम तीन चीज लिख लेते हैं, साइज, पोजीशन एंड नेचर। साइज, पोजीशन एंड नेचर। साइज इज डिमिनिस्ड, छोटा है। पोजीशन बिटवीन पी एंड एफ, पी एंड एफ इन दोनों के बीच में बन रही है, ठीक है। एंड नटूरे इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। Okay, got the point. And this case is used in rear view mirror. Reason cover more area, cover more area, है ना, for view। तो हमें ज़्यादा एरिया ये कवर करता है। अब ये मत बोलना है छोटी बनाता है, जब किसी चीज़ के पॉजिटिव पॉइंट पूछे जाएं तब नेगेटिव नहीं बोलना, पॉजिटिव ही बोलना। कवर मोर एरिया फॉर व्यू, है ना। तो एंड ऑलवेज फॉर्म इरेक्ट इमेज, ये हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है, इसलिए हम इसको कहाँ पर यूज़ करें, पार्किंग स्लॉट में यूज़ करते हैं, जहाँ पर एक से ज़्यादा पाथ आके मिल रहे हों वहाँ पर हम लगा देते हैं, ताकि हमें मालूम पड़े यहाँ से कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा, राइट। सिक्योरिटी में यूज़ करते हैं, चेकिंग के टाइम यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स को, ठीक है। और कॉन्केव को कहाँ यूज़ कर रहे थे, डेंटिस्ट में, ठीक है। अब देखिए, हमने देखा कि ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा, इमेज कहाँ बनी, इसके अकॉर्डिंग अब थोड़े साइन कन्वेंशंस हैं। साइन कन्वेंशंस में हम देखेंगे कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, ये चीज़ें हमें देखनी होगी, ठीक है।
तो अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं और यहाँ पर हम समझते हैं साइन कन्वेंशन। हेडिंग डाल लीजिए साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, तो पहले इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं, फिर इसको याद करने का तरीका भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मिरर है, प्लेन है, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, कोई भी है, मिरर है ना। अब आप बोलोगे कॉनकेव है तो सीधा क्यों है? अरे एज्यूम करिए ये वाई एक्सिस है, ये मिरर है, ठीक है, और यहाँ पर एक्स एक्सिस है। जो भी चीज इस वाई एक्सिस के इस साइड में होगी, इस साइड में जो होगी वो नेगेटिव होगी, ठीक है, और जो इस साइड में होगी वो पॉजिटिव होगी। तो एक्स एक्सिस, क्या कह रहा हूं मैं, एक्स एक्सिस से आप किस किस को कैलकुलेट कर सकते हो? यू को, वी को और एफ को, ठीक है। यही शर्त है कि इन तीनों को सिर्फ एक्स एक्सिस से करेंगे। वाई एक्सिस से किसको करेंगे? वाई एक्सिस से एच एंड एच डैश। अब आप बोलेंगे मैग्निफिकेशन को किससे करेंगे? मैग्निफिकेशन को दोनों से करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, किसी से भी करिए, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी डिस्कस करते हैं। तो वाई एक्सिस की बात करें तो जो ऊपर के तरफ होगा डेट इज पॉजिटिव एंड जो नीचे के तरफ होगा वो नेगेटिव, ठीक है। अब आप बोलोगे कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट एच राइट साइड में रख दूं मैं, वैसे ऑब्जेक्ट को कभी राइट में नहीं रखते, तो आप बोलोगे कि उसको एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। बेटा नहीं, एच और एच डैश को सिर्फ वाई के अकॉर्डिंग देखना है, एक्स में कहीं भी हो उससे लेना देना नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो आप यहाँ पर एक टेबल बना लीजिए जिससे आपको याद रहेगा, ठीक है। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ कॉनकेव मिरर और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। वैसे मेरे को आपको ये डायरेक्टली बताना नहीं चाहिए क्योंकि आपका दिमाग थोड़ा कम प्रोसेस करेगा फिर, लेकिन और कोई चारा नहीं है, डायरेक्टली पूरा कंसेप्ट इसी तरीके से हम शेयर कर सकते हैं। अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, प्रॉमिस करिए कि कोशिश करोगे समझने की पूरा कि कंसेप्ट क्या चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। हम यहाँ पर क्या देखेंगे? एक तो यू देखेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फिर हम वी देखेंगे, दैट इज इमेज डिस्टेंस, फिर हम एफ देखेंगे, दैट इज फोकल लेंथ, फिर हम एच देखेंगे, ऑब्जेक्ट हाइट, फिर हम एच डैश देखेंगे, दैट इज इमेज हाइट, फिर हम मैग्निफिकेशन देखेंगे। अब मैग्निफिकेशन क्या है वो भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। मैग्निफिकेशन से पहले देखिए, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड, तो इट इज नेगेटिव इन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, ये हमेशा लेफ्ट साइड में रहता है। और यू और वी और एफ को हमें मालूम है, इन तीनों को हमें एक्स एक्सिस से नापना है और इन दोनों को हमें वाई एक्सिस से नापना है। तो इन द केस ऑफ कॉनकेव इमेज 5 केसेस में लेफ्ट में बनी नेगेटिव, एक केस में राइट में बनी, डेंटिस्ट वाले में, दिस इज 6th केस, ठीक है। और इसमें तो हमेशा राइट में बनी, तो पॉजिटिव। फोकस, अब कॉनकेव में क्या हुआ, पैरेलल रेज आई, टकराकर मीट करी उसके लेफ्ट साइड में, तो फोकस इज नेगेटिव और इसमें फोकस पॉजिटिव, ठीक है। ऑब्जेक्ट हाइट, अब इसको वाई एक्सिस से देखेंगे। ऑब्जेक्ट को बेटा हमने हमेशा सीधा रखा तो ऊपर के तरफ प्लस वाई एक्सिस, अगर उल्टा रखते तो माइनस वाई एक्सिस, मगर हमने ऑब्जेक्ट कभी भी उल्टा नहीं रखा, तो इसको हमेशा हम क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। इमेज कॉनकेव में 5 केस में इन्वर्टेड थी, उल्टी, एक केस में इरेक्ट थी, डेट इज 6th केस, और इसमें दोनों में ही इरेक्ट थी। अब बेटा मैग्निफिकेशन है क्या? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर मेरे को यहाँ पर एच डैश माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस अपॉन प्लस क्या होगा? माइनस। और तुम्हें मालूम था कि इन 5 केस में वो रियल बना था और इस 6 केस में वो वर्चुअल था, तो प्लस अपॉन प्लस विल बी प्लस। तो मैग्निफिकेशन जब भी तुम्हारा नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो नेगेटिव जब भी आएगा तो आपको समझ जाना है वो रियल एंड इन्वर्टेड की बात कर रहा है, और प्लस में वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, ठीक है। ये टेबल है अपने मिरर की, आप इस टेबल को समझ लीजिए, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं आप, ठीक है। इससे पहले हम मिरर फॉर्मूला देख लेते हैं। तो मिरर फॉर्मूला क्या है? मिरर फॉर्मूला, mirror formula is the relation between focal length
इमेज डिस्टेंस एंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो मिरर फॉर्मूला ये है। नाउ व्हाट इज मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन, तो बेटा देखो ऊपर वाले फॉर्मूले में बीच में प्लस है और लेंस में बीच में माइनस आता है, तो ध्यान से रखिएगा इस चीज़ को, जल्दबाजी मत करना कि आपको सब आता है, सब तो किसी को नहीं आता है। ठीक है, मैग्निफिकेशन इज एम, और मैग्निफिकेशन का मतलब है द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये डेफिनेशन है, नहीं समझ में आई तो फिर से सुन लीजिए। द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि जो हमारी इमेज बन रही है वो कितनी बड़ी बन रही है। मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाई कितना हो रही है, तो इसका फॉर्मूला है h डैश अपॉन h, हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका एक और फॉर्मूला है माइनस v अपॉन यू। आप बोलोगे भैया h और h डैश तो y से नापा था, v और u हमने x एक्सिस से नापा था, इसका मतलब हम इसको दोनों से नाप सकते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने यही तो कहा था, मैग्निफिकेशन को y एक्सिस से भी नाप सकते हो, x एक्सिस से भी नाप सकते हो। तो मैग्निफिकेशन का कंसेप्ट समझ में आया हमें। अब यहाँ पर कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं। जैसे मैग्निफिकेशन अगर आपका नेगेटिव आ रहा है तो रियल इन्वर्टेड, वो अभी अपन ने टेबल में बता दिया मैंने आपको। मैग्निफिकेशन अगर प्लस आ रहा है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, अगर मैग्निफिकेशन आपका 1 से बड़ा है तो एनलार्ज्ड, मैग्निफिकेशन अगर 1 से छोटा है तो डिमिनिश्ड। ठीक है, अगर मैग्निफिकेशन आपका 1 के बराबर है तो सेम साइज। अब ये मत बोलना कि मैग्निफिकेशन 0 है, 0 कभी नहीं आएगा। ऐसा भी मत बोलना मैग्निफिकेशन इनफाइनाइट है तो क्या होगा, वो भी नहीं आएगा। इसका जवाब आप ढूंढ सकते हो मगर आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा, तो इसका मतलब क्या है? जैसे मैग्निफिकेशन मैंने दे दिया -2, आप तो बोलोगे 1 से छोटा है, माइनस आ गया। नहीं, इतना दिमाग नहीं लगाना, माइनस साइन इंडिकेट्स रियल इन्वर्टेड एंड दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 तो एनलार्ज्ड। ठीक है, समझ रहे हो? अगर मैंने बोला मैग्निफिकेशन इज -1, -1, ये मत बोलना फिर से 1 से छोटा है ना। माइनस मीन्स रियल इन्वर्टेड एंड 1 मीन्स सेम साइज। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पर हमारा ये मिरर का पूरा कंसेप्ट कंप्लीट होता है। अब आते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स पे, एक दो न्यूमेरिकल करते हैं। अब न्यूमेरिकल्स को कैसे अटेम्प्ट करते हैं और कैसे करना है ये अब आप समझिए। ठीक है, उसके बाद आप जितना क्वेश्चंस कर सकते हैं उतना करिए, क्योंकि सिर्फ समझने से चीज़ें समझ में नहीं आती, उनको अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, एंड दिस इज फिजिक्स, इट इज ऑल बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस। आप इसको बिना अप्लाई किए नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चंस पे आते हैं। अब बेटा देखिए अपने पास ये क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर। तो ये क्या है? ये h है। क्या है? h is placed at 27 सेंटीमीटर in front of concave mirror। ये है u, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमने 27 सेंटीमीटर पे रखा है, और फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। ठीक है, एफ भी पता है हमें। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड, कौन सा मिरर है अपने पास? कॉनकेव। ठीक है, शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड, स्क्रीन कहाँ रखनी है, मतलब इमेज कहाँ बनेगी? आप स्क्रीन रखोगे उस पर इमेज बनेगी ना, तो स्क्रीन कहाँ रखना है? वो डायरेक्टली पूछ सकता था इमेज कहाँ बनेगी, बट वो पूछना क्या, पूछ कैसे रहा है? स्क्रीन। ठीक है, तो कैसे कैसे क्वेश्चन को ट्विस्ट करते हैं। सो डैट अ शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड, सीधा सीधा बोल दो इमेज कहाँ बन रही है? शार्प इमेज है ना, तो वो स्क्रीन के बारे में बोल रहा है। फाइंड द साइज एंड द नटूरे ऑफ द इमेज, नेचर भी फाइंड करना है हमें। चलिए तो करते हैं फाइंड। सबसे पहले h इज 7 सेंटीमीटर एंड u इज -27 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ इज -18 सेंटीमीटर। क्यों भैया? कॉनकेव की बात कर रहे हैं, मिरर है। ठीक है, एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, एफ फाइंड सॉरी वी फाइंड करना है। साइज, साइज मीन्स h डैश फाइंड करना है। नेचर भी फाइंड करना है, और नेचर फाइंड करने के लिए मैग्निफिकेशन फाइंड करना ज़रूरी है, अति आवश्यक। तो सबसे पहले हम मिरर फॉर्मूला यूज़ करते हैं 1/f 1/v प्लस 1/u, एंड f इज़ 1/18, वो भी माइनस में। व्हाट इज़ v हेयर? अरे भैया यही तो निकालना है। एंड व्हाट इज़ u? -27।
अब एक काम करें, 27 को उस साइड लेकर जाते हैं, तो हो जाएगा 1/27 माइनस 1/18 इज इक्वल्स टू 1/v। अब इसका एलसीएम कितना आएगा, 27 टू जा 54, राइट। तो इसका एलसीएम 54 आएगा, 27 टू जा 18 3 जा, ये आ गया v। कितना आएगा, माइनस 1/54 इज इक्वल्स टू 1/v। इसको रेसिप्रोकल करिए, v निकालना है, 1/v थोड़ा निकालना हमें, तो माइनस 54 सेंटीमीटर, ये आ गया v। अब v माइनस में मैं कह सकता हूँ रियल है ना, नेचर में सीधे कह सकता हूँ, लेकिन नहीं कहूँगा, थोड़ा सा इज्जत करेंगे, मैग्निफिकेशन निकाल के दिखाएंगे। तो मैग्निफिकेशन निकालने से पहले हम एक फॉर्मूला यूज़ कर लें, एच डैश अपॉन एच इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। एच डैश निकालना है ना, इसलिए कर रहे हैं ऐसा। एच व्हाट इज एच डैश, वही तो निकालना है। एच कितना है, 7 सेंटीमीटर, और ये प्लस में होता है ना, ये प्लस में होता है, और माइनस वी, वी इज 54 माइनस 4, इसको लिखना पड़ेगा आपको, है ना। यू इज माइनस 27, ठीक है। अब काटना स्टार्ट करते हैं, माइनस को माइनस से काटिए, 27 टू जा एंड 7 टू जा 14, तो एच डैश इज माइनस 14 सेंटीमीटर। अब आप बताओ ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, 7, इमेज की हाइट कितनी है, 14, है ना, ज़्यादा एनलार्ज है, ठीक है, यस एनलार्ज है। तो अब हम और क्या निकालें, नेचर निकालना है। नेचर निकालने के लिए मैग्निफिकेशन पता होना चाहिए, तो m इज इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच। नाउ एच डैश हमें मालूम है माइनस 14 है, एंड h हमें मालूम है 7 है, तो व्हाट इज मैग्निफिकेशन, -2। अब आप बताओ, माइनस का मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, एंड 2 मीन्स एनलार्ज्ड। तो मैग्निफिकेशन निकाल के ज़रूर दिखाना, ठीक है। तो नेचर आप तभी फाइंड कर पाएंगे, ओके। तो नेचर भी हो गया। आया समझ में किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं, और जो भी गिवन है उसमें माइनस लेना है या प्लस लेना है, ये सोचना पड़ेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, आओ। पहला क्वेश्चन अपना कॉनकेव का था, अब ये किसका है, कॉन्वेक्स का है। चलो दोनों टाइप के क्वेश्चन करते हैं। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, एच दे रखा है, क्या, ऑब्जेक्ट की हाइट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, ये क्या दिया है, ये आपको u दिया है, और u माइनस में होता है। इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ क्या होगा, इसका आधा होगा, रेडियस का आधा होता है ना फोकल, तो वो 15 होगा, +15, क्योंकि कॉन्वेक्स में प्लस होता है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, वी निकालना है। इट्स नेचर, नेचर के लिए मैग्निफिकेशन निकालेंगे। साइज एच डैश निकालना है, क्योंकि एच भी दिया है। तो चलिए आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्या क्या दिया हमें, एच दिया है डैट इज़ 5 सेंटीमीटर, एंड यू दिया है हमें -20 सेंटीमीटर, और हमें आर दिया है, मतलब फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, उसका आधा कर लेंगे, ठीक है। वी निकालना है, एच डैश निकालना है, और नेचर निकालना है। ये सारी चीज़ें हमें निकाल के देनी है उसको। तो इसका फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, 1/15 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/20। अब माइनस वाले पार्ट को उधर लेके जाते हैं, तो अपने पास प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 15 एंड 20 का एल्सियम 40 नहीं, 40 नहीं, 60, यस 60 है, तो 60, 15 4 जा 60, 2 3 जा, तो ये आ गया। अब इसको रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल, ठीक है। तो v इज इक्वल्स टू 60/4 5 6 7, इसको डेसिमल में निकाल लेना, है ना, ये आ गया v। पहला काम तो हो गया हमारा। अब निकालते हैं एच डैश, वो कैसे निकालें, -v/u इज इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच, ठीक है। अब माइनस को माइनस रहने दो, v अपने पास 60/7 है, u अपने पास -20 था, h डैश हमें नहीं पता, h हमने निकाला नहीं, दिया हुआ है, डेट इज़ 5। अब माइनस से माइनस गया, 0 से 0 गया, 2 3 जा, आंसर आ गया अपने पास, h डैश इज इक्वल्स टू 15/7 सेंटीमीटर।
जो कि लगभग अपने पास होगा 2 पॉइंट समथिंग, है ना। तो 2.1 सेंटीमीटर अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो एग्जैक्ट नहीं है, 2.1 समथिंग आएगा, ठीक है। तो आप देखो ना, ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर, इमेज है 2.1, तो उससे छोटा ही तो है, डिमिनिश है ना, फिर भी मैग्नीफिकेशन निकालेंगे, है ना। m इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन h। नाउ व्हाट इज h डैश? h डैश इज 15/7। आप बोलोगे डेसिमल क्यों नहीं लिया? नहीं लेंगे, दिक्कत होती है। 5, तो 5 3 जा 15, तो m इज इक्वल्स टू 3/5। इसको पॉइंट में निकालेंगे 0.6 जा 0.6। और मैग्नीफिकेशन की यूनिट क्या होती है बेटा? हाँ, कुछ नहीं होती, 0.6 है ना। तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो? प्लस में है, प्लस में है इसका मतलब वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और वैल्यू 0.6 है इसका मतलब डिमिनिस्ड। समझ गए? नेचर भी आ गया और नेचर भी आ गया, और जो भी पूछा था वो सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। डन। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो समझो, दोबारा देखो, जो भी पार्ट नहीं समझ में आया। अब मेरे पास अब दो काम है, इसके बाद अपन लेंस वाला पोर्शन अपलोड करते हैं, फिर इसके बाद इसके टिपिकल क्वेश्चंस थोड़ा सा देखते हैं कि भाई किस टाइप के क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं। क्योंकि माइंड तो जब भी चीज़ों को समझेगा जब उसके टाइप्स को समझ पाएगा, कितने टाइप से हमारे ऊपर अटैक किया जा सकता है क्वेश्चंस को, और हम उसको कैसे कैसे डिफेंड करेंगे, राइट। ये सारा प्रैक्टिस पे डिपेंड है। ओके, गुड। क्वेश्चंस ट्राई करिए। बाय एवरीवन।